हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये आपकी हेडिंग रहेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट के ऊपर जो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें, वो आपकी कहलाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? देखिए, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हम राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस यूनिट में हम इन चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हमारी इस वीडियो का टारगेट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो इसको जो है हम पिछले पार्ट में, राउल्ट्स लॉ वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। वी हैव लर्न दैट इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन के केस में वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा? कम रहेगा। ठीक है, मतलब कि आप इस बात को समझिए कि अगर हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की वजह से, वो प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर था उससे कम रहेगा। ठीक है, राउल्ट्स एस्टेब्लिश दैट, राउल्ट्स ने रिलेशनशिप भी डिराइव किया था। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड ना करके सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, देखिए, पी.आई. प्रेशर जो है फर्स्ट पार्टिकल, मतलब कि सॉल्वेंट या सोल्यूट समझ लीजिए, उसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई नोट या पी वन नोट। ठीक है, एस्टेब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये देखिए, पी आई जो है वो उसको हम लिख सकते हैं, पी वन जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स वन इंटू पी वन नोट। अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का कम हो गया, तो कितना कम हो गया वो हम लिखेंगे पी वन नोट माइनस पी वन। अब ये बात समझिए कि पहले कितना था? पी वन नोट, अब कितना है? पी वन। तो फाइनली कितना आ जाएगा? पी वन की जो वैल्यू है वो हम पिछले इक्वेशन में लिखी थी हमने, पी वन इज इक्वल टू एक्स वन पी वन नोट। तो पी वन की जगह हमने क्या लिख दिया? पी वन नोट इंटू एक्स वन। अब देखिए, पी वन है यहाँ पे, ये भी P1 है, तो हमने P1 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? 1 माइनस x1। अब ये बात हम जानते हैं कि जब बाइनरी सॉल्यूशन हो हमारा, तो जो मोल फ्रैक्शन है उसका टोटल कितना रहेगा? 1। तो x1 प्लस x2 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x2। ठीक है, तो 1 माइनस x1 की जगह हमने लिख दिया x2। ठीक है, अब देखिए आगे, डेल्टा P1 है, इस तरफ प्रेशर है, प्रेशर को हमने इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 डिवाइड बाई P1 नोट। ठीक है, देखिए, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नोट, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, डेल्टा P1 का मतलब क्या था? P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाई क्या बन गया? ये P1। तो ये जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, उस दिन हमने बोर्ड पे भी इसको किया था। इजिकल टू किसके हो जाएगा? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपका। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन एज मेंशन्ड अर्लियर इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये जो पार्ट है P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नोट, ये आपका कहलाता है
मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये मान ले कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिला हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में या सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो N1 प्लस N2 की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपली N1। ठीक है, तो अब जो है N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आपको पहले भी बताया गया है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, हेयर W1 और W2 क्या है, मासेस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे M1 और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का पार्ट था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की ही डेफिनेशन जो आपने +1 क्लास में पढ़ी थी उसको याद करें। ठीक है, क्या है वो डेफिनेशन, कि किसी भी सब्सटेंस को बॉईल करने के लिए हम उसको इतना गर्म करते हैं कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, मिनिमम कंडीशन क्या है कि हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को इतना हीट करेंगे कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर। हम ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा जिसपे वो क्या हो रहा है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर हो जाए। जैसे कि वाटर जो है वो 373.15 केल्विन पे क्या होगा, बॉईल होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा। वी हैव आल्सो लर्न इन लास्ट सेक्शन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि राउल्ट्स लॉ वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, मतलब कल वाली जो वीडियो थी उसी में हमने पढ़ा था कि जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राफ, ये देखिए पहले एक बार, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमें सोलवेंट का वेपर प्रेशर बता रही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर सोलवेंट का बढ़ेगा, पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पर्पल या ब्लू कलर की जो लाइन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसपे कोई सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बॉईल हो जाएगा। तो देखिए पहले जो प्योर सब्सटेंस है वो तो इतने टेम्परेचर पे बॉईल हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, मतलब ग्रीन कलर की लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो, ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो बॉईल हुआ इस टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो चेंज हुआ ये कितना हो गया आपका, TB माइनस TB नोट। ये जो चेंज है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बस यही आपका मेन टॉपिक था। ठीक है, अब देखिए, in order to make this solution boil, the vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature। हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि अगर हम इस वाटर को बॉईल करना चाहते हैं तो हमें इसके टेम्परेचर को इतना बढ़ाना होगा कि उसका वेपर प्रेशर जो है 1.013 बार को क्रॉस कर जाए। ठीक है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। जो एलिवेशन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसीलिए तो हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैथमेटिकली हम उसको देख लेते हैं। लेट डेल्टा TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना हमने, डेल्टा TB। ठीक है, और TB जो है वो किसका है,
सॉल्यूशन का, ठीक है। इंक्रीज कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पार्ट है ना डेल्टा टी बी, यही आपका क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट for dilute solution the elevation of boiling point is directly proportional to molar concentration। प्रैक्टिकली ये जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो तब देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है वो डिपेंड करेगा एम के ऊपर, और ये जो एम है आपका वो है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि मोलैलिटी के ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का कोई ना कोई कांस्टेंट भी होगा, और वो कांस्टेंट आपका के बी, ठीक है। उस कांस्टेंट का एक नाम भी हमने रख रखा है प्रॉपर, उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार हरियाणा बोर्ड में जो है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो क्या होंगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब आगे देखिए, इफ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2, एक W2 ग्राम सोल्यूट हमने लिया, उसका मोलर मास कितना है M2, ठीक है। उसको डिसोल्व किया W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो मोलैलिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, W2 डिवाइड बाई, देखिए W2 डिवाइड बाई M2, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई W1, मतलब कि मास ऑफ सोल्वेंट इंटू 1000 किलोग्राम में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो ये आ गया हमारे पास 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसके सामने इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की जगह क्या रख दिया हमने, ये वाला पार्ट 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना है किसी भी अननोन सोल्यूट का, तो M2 को इस तरफ ले आएंगे, ये आपका आ जाएगा M2, और इस तरफ क्या बचेगा आपका, इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू एम। तो ये मोलिकुलर मास निकालने का आपका तरीका हो गया, ठीक है। Thus, in order to determine molecular mass M2 of solute, known as the mass of solute is known as mass of solvent taken, and delta TB जो देखिए, अगर M2 निकालना है तो W2 हमें पता होगा क्योंकि ये हम खुद लेंगे, KB जो है वो प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा जो है, और W1 ग्राम जो है वो क्या होगा, हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। अगली दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उनको जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।